आपकी मुलाकात कत्ल के मुकदमा में 8 साल तक जेल में कैद काटने वाले ऐसे सजाए मौत के कैदी से करवाने जा रहे जिन्होंने जेल में रहकर ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री के साथ कुरान की तालीम भी हासिल की। इन्होंने सेंट्रल जेल गुजरावाला में कैद के दौरान कैसे हालात देखे। अगर मैं जेल में ना जाता तो शायद मैं आज लॉयर भी ना बनता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, जेल एक ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद कोई बन जाता है और कोई बिगड़ जाता है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन पर 18 साल की उम्र में मर्डर केस में FIR हुई और 7 से 8 साल वो जेल में कैद काट कर आए हैं। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो एक तालीम याफ्ता होने के बाद बाहर आए हैं। उन्होंने दुनियावी और दीनवी दोनों तालीमें हासिल की। अब वो एडवोकेट हैं। एडवोकेट राय मोहम्मद अय्याज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनके साथ क्या बीती, जेल से पहले क्या हालात थे, जेल में क्या हालात थे और जेल के बाद अब उनकी ज़िंदगी कैसी है। सर, ये बताइएगा कि जो आप पर FIR हुई थी मर्डर केस की, उसमें आपको फिर सजाए मौत की भी सज़ा हो गई थी, तो बताइए वो केस क्या था। भाईजान, बेसिकली ये एक फेक मर्डर केस था मेरे और मेरी फैमिली के अगेंस्ट। उसमें 2012 में मैं अरेस्ट हुआ था और मेरी फैमिली के मेंबर, मेरे वालिद साहब और मेरे चाचू जो हैं वो भी इस केस में अरेस्ट थे। हमारा एक गनमैन इस केस में अरेस्ट था। बेसिकली ये जो हमारा एक आपस में तनाज़ा बना जिसकी वजह से 2 मर्डर हो गए और 2 बंदे इंजर्ड हो गए और इस तरह ये FIR हमारे पे लॉन्च हुई। तालीम हासिल करने का जेल में जाके शौक कैसे है? अमूमन लोग जेल में जाते हैं और वो दिन गिनते हैं किसी तरह बाहर आ जाएं या सज़ा मुकम्मल हो जाए। उस्मान भाई, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर दिया। देखें, जब तक इंसान ठोकरें नहीं खाता तब तक इंसान सीख नहीं सकता। 2010 में जब ये FIR हुई उसके बाद समझ लें कि ठोकरें खाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और जब मैं जेल गया तो मुझे पता लगा कि एक 8वीं पास मुलाजम वो आप पे रूल करता है। नेपोलियन ने कहा कि यू कैन रूल अ ट्राइब नॉट अ सिविलाइज सोसाइटी। और वो सारे जो हैं ट्राइब के बशिंदे आप समझ लें जेल में होते हैं और उन पे रूल करने वाले भी उसी जहनीत के होते हैं। तो भाईजान, जेल जाने के बाद जब मैंने देखा कि 8वीं पास मुलाजम नहीं है वो हमारे पे हुक्मरानी करता है, इस तरह मेरा जो पैशन एजुकेशन की तरफ आया और मैंने अपनी तालीम स्टार्ट की वहाँ पे। जेल में आपने 7 से 8 साल कैद काटी है सेंट्रल जेल गुजरांवाला में। वहाँ पर आपने कैसे हालात देखे? दीगर जो कैदी थे उन पर कौन कौन से केस थे? कुछ ऐसे भी होंगे जो बेकसूर होंगे आपकी तरह के। भाईजान, मैं आलमोस्ट हर किस्म के कैदी से मिला हूँ। नैब, FIA, ठीक है, एंटी करप्शन, डकैत, चोर, मर्डर, हर किस्म के कैदी के नफ्सियात को मैं समझता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करता जाऊँ कि समझ लें कि 95% लोग वो होते हैं जो बेगुनाह होते हैं, जिनका किसी भी ऑकरेंस से किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई को पूरा करने के लिए या डिपार्टमेंट्स अपनी कार्रवाई को पूरा करने के लिए वो उन बंदों को इम्प्लिकेट करते हैं उस केस के अंदर और फिर उनको जुडिशल कर देते हैं। जो दुनियावी और दीनी तालीम दी जाती है उसके हवाले से बताएं कि क्लासेस किस वक्त होती हैं, पढ़ाने के लिए टीचर क्या बाहर से आते हैं या जेल में ही होते हैं? फिर उसके अलावा जो आपको कुरान की तालीम दी जाती है, कारी साहब जेल में पक्के हैं या बाहर से बुलाए जाते हैं? भाईजान, इसमें ये सीन है कि जैसे ही मैं जेल गया तो मुझे ये चीज़ की कमी महसूस हुई कि यहाँ पे एक किलिंग ऑफ टाइम जो है ना वो एक मुश्किल सा मरहला। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया, उसमें मैंने ह्यूमन राइट्स को काफ़ी लेटर्स लिखे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइम मिनिस्टर को। और उसके बाद जेल में प्रॉपरली जो एजुकेशन लिटरेसी का जो सिस्टम है ना वो शुरू हुआ। और 8वीं से 10वीं जमात तक के जो लोग हैं उनको वहाँ पे प्रॉपर एक टीचर दिया गया, उनकी क्लासेस शुरू हुई। और जहाँ तक आपका सवाल है कि दीनी तालीम के लिए मजहबी स्कॉलर भी आते हैं और सरकारी तौर पे भी एक सीट जो है मुख्तस होती है। लेकिन वो तब तो सही परफॉर्म नहीं थे करते। लेकिन उस एप्लीकेशन और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद अब अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं 2017 में जेल से आया तो वो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका था। उसमें मैं बतौर टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत जेल में भी देता रहा हूँ। जेल का पहला दिन कैसा था आपका और कितने दिन गुजारने के बाद आपको ये फील हुआ कि अब मेरा टाइम जो है पास नहीं हो रहा, अब मुझे ज़रा कुछ अपने आप को मसरूफ़ करना चाहिए किसी एक्टिविटी? उस्मान भाई, बहुत मुश्किल आपका क्वेश्चन है।
तसव्वुर करें कि एक बंदा मर्डर केस में जेल में चला गया और रात का टाइम है और एक ज़मीन पे वो बंदा लेटा हुआ है, उसको ये चीज़ नहीं पता, उसको कोई उम्मीद नहीं कि मैं अब यहाँ से कब जाऊँगा, और उसको ये पता है कि जिस केस में मैं जेल में आया हूँ इस पे सिवाय तख्तादार पे लटाए जाने के कोई और सज़ा नहीं है। तो आप इमेजिन करें कि वो रात कैसी रात होगी मुझ पे या मेरी फैमिली पे, कि मैंने कैसे वो टाइम गुजारा होगा, या जो जेल का टेन्योर था वो फिर मैंने कैसे। हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करता जाऊँ भाईजान, सिर्फ एक चीज़ है जिसके सहारे पे इंसान ज़िंदगी गुजारता है, वो है उम्मीद। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है कि जो कैदियों को अंदर ज़िंदा रखती है कि कभी ना कभी हम इंशाल्लाह इधर से निकल जाएंगे। तो भाईजान ये सिचुएशन थी। आपने बताया जैसा कि आप पर फेक एलिगेशन था, फेक एफआईआर थी, जिसके मुताबिक आप जेल में गए और यकीनन आपके जो लॉयर हैं उन्होंने सही डिफेंड नहीं किया होगा। उसके बाद आपको लगा कि आपको वकील बन जाना चाहिए और फिर यकीनन आप एक किसी वकील की वजह से ही बाहर आए होंगे। भाईजान मैं इधर आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, हमारे जो लॉयर थे ही वाज अ प्रोमिनेंट लॉयर, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि आपने जब भी कोई काउंसिल अपॉइंट करना है किसी भी केस में, आप उस फील्ड का एक्सपर्ट चूज़ करें। एक्सपर्ट के पास प्रैक्टिस में से इतनी चीज़ें गुजर गई होती हैं कि उसके लिए क्रॉस एग्जामिन करना या उस केस का पोस्टमार्टम करना उसके लिए मुश्किल नहीं होता, ठीक है। जबकि जो अगर आप न्यू कमर लॉयर को हायर करेंगे तो उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं, उसको पता ही नहीं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, ठीक है। उसको पता ही नहीं कि मैंने इसको एग्जामिन कैसे करना है। वो विटनेस की साइकी को नहीं समझ सकता, वो विटनेस की डिटेल्स नहीं लेता, वो विटनेस पे अच्छे तरीके से क्वेश्चन नहीं पुट कर सकता क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं। जब तक आपकी रिसर्च नहीं, आप लोग कैसे एक विटनेस को अच्छे तरीके से क्रॉस करके और जो फैक्ट्स हैं वो सरफेस पे फाइल की ला सकते हैं। तो मेरी सजेशन तो इस मामले में यही है कि हमेशा एक बेस्ट लॉयर को चूज़ करें, इंटेलेक्चुअल लॉयर को चूज़ करें, क्योंकि एक जज का बंदा हुआ बंदा छूट सकता है, एक लॉयर का बंदा हुआ बंदा जो है वो नहीं छूट सकता भाईजान। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जेल में जो आपके हालातों वाक़या थे कुछ वो बताएं, खाने में क्या देते थे, शेड्यूल क्या था कि इस वक्त उठ जाओ, इस वक्त सो जाओ, और फिर वो क्या अक्सर हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में कि आते हैं वो जगाते हैं डंडा मार के सलाखों पे, ऐसा कुछ होता था? उस्मान भाई बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पाकिस्तान है ना इसमें भी क्लासेस हैं, सुपर एलीट, एलीट, ठीक है, उसके बाद मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस तरह। और जेल्स में भी क्लासेस हैं। जेल में भी अगर सुपर एलीट ने जाना ना तो उसको हैवी प्रोटोकॉल मिलेगा, उसको एसएसपी जेल प्रोटोकॉल देगा, ठीक है, उसको कोई नहीं उठाएगा। जो गरीब कैदी है जिसने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया, और ऑफेंस भी क्या किया, उस बेचारे ने कहीं से रोटी चोरी कर ली, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उसको जेल में भेज दिया। अब जेल एडमिनिस्ट्रेशन में भी करप्शन होती है। मैं आपको ये बात बता दूं, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की करप्शन जो है ना वो कभी भी पकड़ी नहीं जाती, ठीक है। भाईजान उधर ये होता है कि जो छोटा बंदा है उसको उन्होंने आके डंडे के साथ उठाना है, और जो सुपर एलीट का बंदा, ठीक है, या उसको उसके पास से कोई 7-8 करोड़ रुपया बरामद हो गया, वो कोई स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, उस बंदे के लिए जेल ऐसे ही समझ लें कोई पिकनिक पे आया वो, और गरीब आदमी जो है उसके लिए वो परेशानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा। जो वाइट कॉलर क्राइम करके आता है उसके लिए जन्नत आई है जेल। भाईजान वाइट कॉलर क्रिमिनल को मोबाइल की फैसिलिटी, सॉरी टू से जेल एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ नाराज़ हो जाएगी इस बात पे, ठीक है। उस बंदे के लिए जेल नहीं है, उसके लिए एक रेस्ट हाउस है, क्योंकि उसको खाना भी घर से आना है, उसको वीआईपी किस्म के तमाम लवाजमात मिलने हैं, उसके 2 मुलाजम वैसे अपॉइंट होने हैं कि जो जेल में उसके साथ रहेंगे, 2 मुलाजम बाहर होने हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो फिल 4 उसको मिल जाएगी। तो आई थिंक सो कि ये कुछ जो साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग लोग हैं और साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग वाइट कॉलर क्रिमिनल है, उनके लिए जेल एक पिकनिक से ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर जब आप जेल से बाहर आ गए, अब माजी को याद करते हैं कि जेल में कैसा था, अब कैसी ज़िंदगी, अब आप कई दीगर मुल्जिमान जो होते हैं आपके पास आते हैं अपने केसेस लेके, हमें बचा लें, हमें निकलवा दें, जेल से छुड़वा लें। उस्मान भाई मैं समझता हूँ कि अगर मैं जेल में ना जाता तो शायद मैं आज लॉयर भी ना बनता। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जेल में सिर्फ भेजा ही इसलिए था कि जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनके केसेस कोई कंटेस्ट नहीं कर सकता, उनके लिए अल्लाह ताला ने मुझे वकील बनाया, और मैं अपने वकालत के प्रोफेशन के साथ मोहब्बत करता हूँ,
और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीगल एड फराहम करूं। और फर्दर मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे वकील बनाया तो फिर वकील अल्लाह ताला की एक सिफ्त भी है। वकील ये नहीं कि आप बस पैसे ही कमाएं और लोगों पे जुल्म करें, ठीक है, कोशिश करें कि उस सिफ्त को किसी हद तक अडॉप्ट कर लें। तो मैं तो इस नज़रिए वाला वकील हूँ। सजाए मौत के आप कैदी थे, लेकिन जिस दिन आपको रिहाई मिल गई उस दिन क्या लगा आपको? जैसे आपको एक नई ज़िंदगी मिल गई, कुछ ऐसी फीलिंग आई आपको? उस्मान भाई देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि 8 साल अगर एक बंदा जेल में रहा हो ना, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटस, उसके दूसरे मामला जो है ना, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूँ, जो बंदा जेल से रिहा हो के आता है ना, नो डाउट कि उसके लिए मूवमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं। वो कहता है कि मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं था। उसकी वजह यह थी कि मुझे आगे नज़र आ रहा था कि ज़िंदगी में बड़ी सी मुश्किलात हैं और इन चैलेंजेस को जो है आपने ओवरकम करना। जेल में कुछ ऐसे अनासिर भी होते हैं कि गलत रास्ते पर लगाते हैं। ऐसे कुछ अनासिर आपसे टकराए जिन्होंने आपको कहा हमारे साथ आ जाओ, और किस तरह बचे उनसे आप? भाईजान, आप बेसिकली एक करिस्टमैटिक किस्म के बंदे होने चाहिए, बजाय कि कोई आप पे इन्फ्लुएंस करे, आप किसी पे इन्फ्लुएंस करें। और मेरी अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक अपनी करम नवाजी की कि मैंने ही किसी को इन्फ्लुएंस किया है और उसका क्राइम छुड़ाया है और उसको साइकोलॉजिकल ट्रीट किया है, ठीक है। फर्दर ऐसा अभी तक कोई क्रिमिनल मुझे नहीं मिला जिसने मुझे क्राइम की तरफ इंस्टिगेट किया हो। सर ये बताइएगा कि जेल में अक्सर लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये तो सज़ा से हम बरी हो नहीं सकते, तो जेल से भाग जाते हैं, पुलिस को चकमा दे जाते हैं। इस तरह की कोई प्लानिंग होती है या किसी ने कोशिश की हो आपकी नज़र में? उस्मान भाई, जेल प्रीमिसेस जो है ना, उसमें से कोई बंदा नहीं भाग सकता, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी सारी चीज़ें होती हैं। जेल प्रीमिसेस से आप लोग जब मूव करते हैं आगे किसी तारीख पेशी वगैरह पे, तो तब लोग अटेम्प्ट करते हैं भागने की। कुछ लोग उस अटेम्प्ट में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं। और ऐसे वाक़यात हैं, बहुत से मुल्ज़मान तारीख पेशी पे गए हुए भागे हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत होती है, और इस तरह वो लोग भागते हैं। अच्छा, आप पर 302 का मुकदमा था और अब आपने जो चैम्बर लिया है वो 303 है, इसकी क्या वजह है? इसके पीछे कोई कहानी है? उस्मान भाई, इसमें बड़ी डीप आपने क्वेश्चन कर दिया। अब देखें ना, 302 से ऊपर प्रमोट ही होना था ना पीछे तो नहीं था जाना। तो अल्लाह ताला ने मुझे 303 नंबर चैम्बर दे दिया, तो बस यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने चैम्बर दिया और मुझे वकालत के पेशे के साथ मुंसलिक कर दिया। आखिर में हमारे नाज़रीन से कुछ कहना चाहेंगे जो लोग गुस्से पर काबू नहीं रखते, लड़ाई झगड़े या किसी तरह के जुराइम में मुलविस होते हैं? मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्ट्रगल करें। देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट इन द लाइफ। आप शॉर्टकट से किसी को हासिल तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन परमानेंट आप नहीं हो सकते, ठीक है। शॉर्टकट से जो नताइज हासिल होते हैं वो हमेशा टेम्परेरी होते हैं, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपकी मुलाकात राय मोहम्मद अय्याज साहब से करवाने की बेसिकली वजह ये थी कि इन पर जैसे भी हालात है, जिस तरह के भी मुकदमा था और जिस तरह की इनकी ज़िंदगी हो गई थी, लेकिन इन्होंने एक चीज़, तलीम को नहीं छोड़ा, तलीम अपनी जारी रखी। और तलीम हासिल करने के बाद जब ये जेल से बाहर हैं और आज ये एडवोकेट हैं, और ये आप सबके लिए एक अजीम मिसाल हैं। अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।